हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8 की लागत की धारणा एवं इसके प्रकार यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। लागत की धारणा के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो, जैसा भी आपको पता है, कोई भी फर्म है या उद्योग है, वो उत्पादन करेगी तो उसको क्या साधनों की आवश्यकता होगी। जैसे पूंजी हो गई, श्रम हो गई, भूमि हो गई। यानी कि ये तीन ऐसी चीज़ें हैं, जब कोई भी फर्म या उद्योग किसी भी चीज़ का उत्पादन करता है तो उस इन चीज़ों की उसे आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कच्चे माल हो गया या मध्यवर्ती वस्तुएं हो गई, ये सारी चीज़ें उपभोग करके हम कोई भी उत्पादन करते हैं और इनको हम क्या आगत कहते हैं। यानी कि भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तु, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आगत। आगत यानी कि इनपुट्स, और इनपुट्स पर किए गए खर्च को उत्पादन लागत कहा जाता है। यानी कि जो भी इनपुट्स के ऊपर हम खर्चा करते हैं, भूमि के ऊपर खर्चा करते हैं, श्रम के ऊपर करते हैं, पूंजी के ऊपर करते हैं, कच्चे माल पे करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं पे करते हैं, तो ये सारे क्या है, उत्पादन के खर्चे हैं या उत्पादन की लागत है। ठीक है। एक फर्म उत्पादन लागत के आधार पर ही निर्णय लेती है कि वस्तु की कितनी मात्रा की पूर्ति करनी है। ठीक है। यानी कि उत्पादन की लागत के आधार पर ही हमें वस्तु की सप्लाई या वस्तु की मात्रा की पूर्ति का निर्णय लेना पड़ता है। ठीक है। तो जो हमारे इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में लागत शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए वास्तविक लागत हो गया, अवसर लागत हो गया, मौद्रिक लागत हो गया, स्पष्ट लागत हो गया, निहित लागत हो गया। एक प्रकार से लागते हैं। ठीक है, ये इसके टाइप्स हैं। तो आइए अब देखते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वास्तविक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत, स्पष्ट लागत और निहित लागत। और इसके अंदर जो मौद्रिक लागत है उसका 3 पार्ट है: कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। ठीक है। यानी कि हमारी वास्तविक मेन जो लागत है, वास्तविक लागत, अवसर लागत, मौद्रिक लागत, स्पष्ट लागत और निहित लागत। और मौद्रिक लागत के 3 अलग पार्ट है: कुल लागत, औसत लागत और सीमांत लागत। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वास्तविक लागत। देखो, वास्तविक लागत क्या है। वास्तविक लागत का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा वस्तु और सेवाओं की पूर्ति में कष्ट, दुख, परेशानी आदि के रूप में उठानी पड़ती है। यानी कि वास्तविक लागत वह लागत है जो उत्पादन के साधनों के स्वामियों द्वारा, यानी कि जो साधन के उत्पादन के साधनों के जो स्वामी हैं उनके द्वारा जो सेवाओं की पूर्ति करने में कष्ट, दुख, परेशानी के रूप में उठानी पड़ती है। जैसे देखो, मान लिया आपसे एक उदाहरण के समझाता हूँ मैं कि एक कुम्हार को मिट्टी का एक खिलौना बनाने में 8 घंटे का परिश्रम करना पड़ता है। तो 8 घंटे का परिश्रम उस खिलौने की वास्तविक लागत कहलाएगी। ठीक है। तो वास्तविक लागत एक सब्जेक्टिव लागत है या धारणा है, इसे मापना संभव नहीं है, इसलिए आजकल इस धारणा को इतना महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा दूसरा अवसर लागत। देखो, अवसर लागत की धारणा लागत की आधुनिक धारणा है। इस साधन की किसी साधन की अवसर लागत से अभिप्राय दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में उसके मूल्य से। यानी कि कहने का अर्थ है किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग के मूल्य से। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 हेक्टेयर खेत है। ठीक है। आपने गेहूं उत्पन्न करना है और उसमें गेहूं की फसलें पैदा करनी है और चने की फसलें पैदा करनी है। ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने केवल गेहूं उत्पन्न कर दिया और चने का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही फसल को बो सकते हैं। वैसे बो तो हम दोनों सकते हैं, लेकिन अगर हमें एक फसल का ही वहाँ पे उत्पन्न करनी है तो दूसरी फसल का हमें क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। यदि चने की त्याग की जाने वाली कीमत 1000 है तो गेहूं की अवसर लागत क्या हो गई, 1000 हो गई। ठीक है। आया समझ में। यानी कि एक को छोड़ के हम दूसरी को सर्वश्रेष्ठ चीज को अपना लेते हैं। जो हम छोटी है उसकी जो कीमत है वो हमारी दूसरे की क्या होगी, अवसर लागत कहलाएगी। इसके बाद देखेंगे स्पष्ट लागतें। यानी कि स्पष्ट लागतें क्या होता है, एक फर्म द्वारा किए जाने वाले वे सब खर्चे जिनका भुगतान दूसरों को किया जाता है स्पष्ट लागतें कहलाते हैं। कहने का अर्थ है कि दूसरों को जिनका भुगतान किया जाएगा वे लागतें क्या हैं, स्पष्ट लागतें। इसके अंदर क्या,
फर्म साधनों की सेवाओं को खरीदने के लिए, देखो जो भी हम सेवाएं खरीदते हैं, मजदूरी देते हैं, कच्चे माल है, निर्मित है, ऋण का भुगतान है या माल का भुगतान है, अर्धनिर्मित माल का, इन चीज़ों का भुगतान है, ब्याज है, गिसावट है, ये सारी क्या है, स्पष्ट लागतें कहलाएंगी। ठीक है। इसके बाद है निहित लागतें। निहित लागतें वह लागतें हैं, निहित लागतें वे लागतें हैं उद्यमियों के अपने साधनों की अवसर है, यानी कि जो खुद अपने साधन है ना, उनकी, उन साधनों की जो अवसर लागत है वो क्या कहलाएगी, निहित लागतें कहलाएगी। यद्यपि उद्यमियों को इसके लिए भुगतान नहीं करना पड़ता, परंतु इनका वैकल्पिक कार्यों में प्रयोग न कर पाने के कारण जो उद्यमियों को हानि उठानी पड़ती है वह निहित लागत के बराबर होती है। यानी कि उनके खुद के साधन हैं और उनको हम, जो हमारे अल्टरनेटिव प्रयोग थे, जो अदर विकल्प थे, हम उनके अंदर उनको प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो जो हमें उनसे जो हानि होती है वो हमारी निहित लागत के बराबर होगी। कैसे, देखो एक उद्यमी अपनी पूंजी का ब्याज, यानी कि जो उसकी पूंजी है उस पर अपना खुद का ब्याज नहीं पा पाता, दूसरा भूमि का लगान नहीं ले पाता है, अपने श्रम की मजदूरी व उद्यम के कार्यों के लिए मिलने वाले सामान्य लाभ निहित लागतों में शामिल होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, निहित लागतों में शामिल होते हैं। ठीक है। ये लागत है श्रम के स्वामित्व व श्रम के द्वारा लगाए गए साधनों की लागत कहलाती है। ठीक है। इसके बाद हम आएंगे मौद्रिक लागत पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु का उत्पादन तथा बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में जो धन खर्च करना पड़ता है उसे क्या, मौद्रिक लागतें कहते हैं। ठीक है। आप समझे कि हम कोई भी उत्पादन या बिक्री करने के लिए, या तो हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं या उनकी बिक्री कर रहे हैं, और जो मुद्रा के रूप में उस पर जो धन खर्च करते हैं वो क्या कहलाएगा, हमारी मौद्रिक नीति कहलाएगा। ठीक है। तो मैंने बताया था इसके अंदर 3 पार्ट है इसके, कुल लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। तो देखेंगे सबसे पहले कुल लागत। किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन के लिए जो कुल धन व्यय करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कुल लागत कहते हैं। यानी कि देखो हमने 500 कापियों का उत्पादन करना है और उसके लिए 2000 रुपये खर्च करना पड़ता है, तो हमारी 500 कापियों की लागत क्या हो गई, 2000 रुपये हो गई। ठीक है। तो उत्पादन एक निश्चित स्तर का उत्पाद के एक निश्चित स्तर का उत्पादन करने के लिए जितने कुल खर्च करने पड़ते हैं उनके जोड़ को कुल लागत कहते हैं। ठीक है। यानी कि जो टोटल खर्चा आएगा हमारा वो क्या कहलाएगा, हमारा कुल लागत कहलाएगा। ठीक है। इसके अंदर भी 2 टाइप की लागतें होती है, एक बंदी लागतें होती है और एक फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। यानी कि बंदी लागत और परिवर्तनशील लागत। ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले बंदी लागत क्या है। अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागत को बंदी लागत कहते हैं। यानी कि शॉर्ट टाइम में ही आती है, ये लॉन्ग टाइम में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताया था कि हम लॉन्ग टाइम में तो आपको पता है, लॉन्ग टाइम में तो, लॉन्ग टर्म में तो आपको पता है सारे चीज़ें परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं सारे, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म के अंदर ही आती है। तो ये हमारी क्या है, फिक्स्ड है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज हो रही है। तो बंदी लागतें वे लागतें हैं जिनमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता। यानी कि फिक्स कॉस्ट वह कॉस्ट है जिसमें उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो अगर उत्पादन की मात्रा में अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है तो इनमें इनके साथ परिवर्तन नहीं होगा, ये जितनी फिक्स है उतनी की उतनी ये रहेंगी। ठीक है जी। इसके बाद है हमारा सेकंड। तो अब देखेंगे कैसे। देखो मान लें हम 0 उत्पादन कर रहे थे तो हमारी 10 लागत आ रही थी, 1 कर रहे हैं तो भी 10 आ रही है, 2 कर रहे हैं तो भी आ रही है, 3 आ रही है, तो यानी ये हमारी फिक्स रहेगी, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल भी। ये देखिए डायग्राम देखिए, एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, वाई एक्सिस पे टोटल फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। तो इसी डायग्राम से मैंने आपको बताया था पूरा 10 का 10 है, तो ये फिक्स रहेगी कि TFC एक क्षैतिज सीधी रेखा है जो दिखाती है कि उत्पादन के सभी सत्रों पर कुल बंदी लागत स्थिर है, उत्पादन 0 है तब भी कुल बंदी लागत क्या है, 10 है। और ये लागत किस प्रकार की होती है आपको पता है, ये लागत ऐसी होती है जो मतलब कि चाहे हम उत्पादन शुरू नहीं करते हैं फिर भी ये परमानेंट ये बनी रहेंगी। ठीक है, ये कम नहीं होंगी। ठीक है। तो देखते हैं कैसे। ये लागत उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तन नहीं होती है, उत्पादन 0 हो या अधिकतम हो बंदी लागत स्थिर ही रहेगी। मान लीजिए दरी के एक कारखाने में अधिक से अधिक 6 दरी प्रतिदिन बन सकती है। ठीक है जी। यदि स्थिर लागतें 100 हैं
यदि किसी दिन कोई भी दरी नहीं बनती है तो बंधी लागत 100 ही रहेगी। यदि दूसरे दिन 6 दरी बन जाए तो भी बंधी लागत क्या होगी, 100 ही रहेगी। इन्हें पूरक लागतें या अप्रत्यक्ष लागतें भी कहा जाता है। बंधी लागतों में निम्नलिखित खर्चे शामिल किए जाते हैं। इसमें जो जो खर्चे आते हैं वो देखो आप क्या आते हैं। बंधी लागतों में खर्चे, किराया आ गया, ठीक है, आपको पता है चाहे आप काम करो चाहे ना करो आपको किराया तो देना पड़ेगा ही, चाहे आप पूरे महीने मत करो तब भी आपको किराया देना पड़ेगा। दूसरा, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, अगर आप कर्मचारियों से पैसे लो चाहे ना लो, मतलब उनको उनसे काम कराओ चाहे नहीं कराओ, उनका वेतन तो देना पड़ेगा। दूसरा, पूंजी पर ब्याज, लाइसेंस की फीस, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिक्स है हमारी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं परिवर्तनशील या परवर्ती या प्रमुख लागतें। देखिए वेरिएबल कॉस्ट, देखिए परिवर्तनशील लागतें वे लागतें जो उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों के लिए खर्च करनी पड़ती है। यानी कि परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। यानी कि अगर हमारा उत्पादन बढ़ रहा है तो भी हमारी ये क्या है, ये लागतें बढ़ सकती हैं। अगर हमारी उत्पादन कम हो रहा है तो हमारी ये क्या है, ये कम हो सकती है। उत्पादन में परिवर्तन आने से इन लागतों में भी परिवर्तन आता है। उत्पादन कम हो जाने पर ये लागतें कम हो जाती है और उत्पादन के बढ़ने पर ये लागतें बढ़ जाती है। उत्पादन शून्य हो जाता तो ये लागतें भी शून्य हो जाती है। इन लागतों को प्रमुख लागतें, प्रत्यक्ष लागतें या घटती बढ़ती लागतें कहते हैं, ठीक है। तो इसे देखते हैं। देखो उत्पादन 0 था, परिवर्तनशील लागत 0 थी, फिर 1 होया, फिर 10 हो गई, फिर 2 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 32 और 6 पे 38, यानी कि ये बढ़ रही हैं। तो अब देखो डायग्राम से देखो, हमारा एक्स एक्सिस पे आउटपुट, उस पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले 0 पे थी तो 0 थी, उसके बाद हमारा 1 पे 10 थी, ये डायग्राम से देखो, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है हमारा। जो हमारा 3 था इस पे 30 आ गई और ये ऊपर की साइड बढ़ता जा रहा है। यानी उत्पादन के वृद्धि के साथ साथ ये बढ़ेगी, उत्पादन अगर घटता है तो ये घटेंगी, ठीक है जी। अब देखेंगे कुल बंधी लागत, कुल बंधी व प्रतिशत लागतों का संबंध, यानी कि इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो देखेंगे। देखो अल्पकाल में उत्पाद, सॉरी एक इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि बंधी लागत या परिवर्तनशील लागत का अंतर केवल अल्पकाल में ही होता है। यानी कि ये अल्पकाल में ही होगा। जो दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं जबकि सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं हालैंड के अनुसार कि अल्पकालीन कुल लागत बंधी लागत परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। यानी कि जो अल्पकाल की जो कुल लागत है, टोटल कॉस्ट है, जो कुल टोटल कॉस्ट है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस में जो परिवर्तनशील लागत है उनका जोड़ है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, देखो हमें उत्पादन दे दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बंधी लागत दे दी 10 10 10 10, परिवर्तनशील लागत दे दी ये, तो हम निकाल सकते हैं कुल लागत। कैसे जोड़ देंगे दोनों को, 10 20 28, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये कि हमें अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अल्पकाल की टोटल कॉस्ट बताओ हमें, या टोटल कॉस्ट बताओ, कुल लागत बताओ, और हमारे पास बंधी लागत दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, यानी कि परिवर्तनशील कॉस्ट दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के टोटल कॉस्ट निकाल देंगे, ठीक है। और ये देखो ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। जो हमारी TFC है ये क्या है, हमारी फिक्स है, आपको बताया था कि 10 पे फिक्स है। और जो हमारी TVC है तो ये बताया था मैंने, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये बढ़ने के साथ बढ़ेगी, घटने के साथ घटेगी, और इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 10 20 28 30, और ये हमारा TC देख लो 10 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये 10 से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होकर एक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ये, ठीक है। अब देखते हैं औसत लागत, ठीक है। अब ये आ गया हमारा इम्पोर्टेंट, किसी वस्तु की प्रति इकाई को औसत लागत कहा जाता है। अब देखिए प्रति इकाई क्या होता है, देखो जो टोटल कॉस्ट थी उसको हम उसकी मात्रा से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, औसत लागत आ जाएगी। इसमें दे रखा है फॉर्मूले में, देखो AC बराबर TC डिवाइडेड बाई Q, ठीक है। इसका मतलब है जो टोटल कॉस्ट है उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कॉस्ट हमारी आ जाएगी, ठीक है। कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देने पर औसत लागत आ जाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 इकाई की कुल लागत 180 रुपये है, तो औसत लागत निकालने क्या करेंगे, 180 को 6 से भाग कर देंगे, 30 रुपये आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा
एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। आउटपुट कॉस्ट, ठीक है, यू आकार की होती है, उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ ये आरंभ में गिरती है और फिर स्थिर हो जाती है और अंत में बढ़ने लगती है, ठीक है। यानी कि उत्पादन के बढ़ने के साथ तो यह आरंभ में गिरती है, उत्पादन के साथ ये आरंभ में गिरेगी, फिर स्थिर हो जाएगी बीच में जाके और फिर बाद में बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। औसत अल्पकाल में औसत लागत के दो घटक बंदी तथा परिवर्तनशील लागत कहलाती है। जैसे देखो इसमें भी क्या है, ए सी बराबर ए एफ सी प्लस में ए बी सी, यानी कि एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसको भी हम निकालने का आपको बताया, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, अल्पकाल में औसत लागत के घटक। तो अल्पकाल में औसत लागत के दो घटक, बंधी तथा परिवर्तनशील लागत, ठीक है। तो अब देखेंगे औसत बंदी लागत। औसत बंदी लागत प्रति इकाई बंदी लागत है, इसका अनुमान कुल बंदी लागत के उत्पादन की मात्रा में से भाग देने से लगाया जाता है। यानी कि AFC को कैसे निकालेंगे, TFC को क्या उसे भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमारी क्या आ जाएगी, औसत बंदी लागत आ जाएगी। इसी के हिसाब से देखेंगे कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लगा रखा है, बंदी लागत दे रखी है। इसको हम डिवाइड करते चलेंगे तो पहले 10 आ गया, फिर 5 आ गया, 3.3 2.5, ये सारी क्या है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहलाएगी। इसके बाद इसका डायग्राम देखो, अब इसके अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है रेक्टेंगल हाइपरबोला। इसे प्रकट करते हैं कि उत्पादन बढ़ने पर AFC घटती है, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी AFC घटेगी, और उत्पादन के किसी भी स्तर पर AFC को क्वांटिटी से गुणा कर देंगे तो क्या कहलाएगा, ये हमारा TFC आ जाएगा, ठीक है। और उत्पादन के सभी स्तरों पर समान है, ठीक है। आप करके देख लेना चाहे किसी को भी, कि जैसे मान लो 4 पे है, 4 मल्टीप्लाई 2.5 10 आ गया, 8 मल्टीप्लाई 1/2 10 आ गया। यानी कि इसी को ही हम रेक्टेंगल हाइपरबोला कहते हैं कि यह हमेशा समान बनी रहती है। AFC को हम क्वांटिटी से गुना कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, हमारा वो आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे AFC वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। देखो यदि हम AFC एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वक्र के किसी बिंदु के मूल्य को उसकी उत्पादन की मात्रा से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल होगा ठीक उतना ही वक्र के अन्य बिंदु पर भी उसकी मात्रा से गुणा करने पर भी प्राप्त होगा, क्योंकि गुणनफल तथा कुल बंदी लागत होती है, ठीक है। और यह सभी स्तरों पर समान बनी रहती है, इसीलिए हम रेक्टेंगल हाइपरबोला इसे कहते हैं। इसके बाद आएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत। यानी कि इसको भी निकालने के लिए क्या करेंगे, AVC बराबर TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, AVC आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, उत्पादन के बढ़ने पर औसत परिवर्तन छठी इकाई तक कम होती रहेगी, परंतु 7वीं इकाई के बाद क्या हो जाएगा, बढ़नी शुरू हो जाएगी। आरंभ में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है और औसत परिवर्तन लागत कम हो जाती है, एक सीमा के पश्चात घटते प्रति नियम का लागू होना लग जाता है। इसमें ये देखेंगे, देखो ये रहा, उत्पादन दे रखा है, परिवर्तनशील लागत दे रखी है, स्टार्टिंग में ये बढ़ रही है, फिर ये घटेगी 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 और फिर लास्ट में फिर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और AVC वक्र U आकार की होती है क्योंकि इसमें परिवर्ती अनुपात के नियम के अनुरूप होता है। यह तब तक गिरती है जब तक किसी कारक का प्रतिफल बढ़ रहा है, तब यह बढ़ती है जब कारक का प्रतिफल घट रहा है। कहने का अर्थ ये है कि शुरू में बढ़ेगी, फिर ये घटेगी और फिर एक पॉइंट, फिर ये समान हो जाएगी, फिर एक पॉइंट के बाद जाके ये दोबारा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। कारक का प्रतिफल बढ़ रहा है तो ये घटेंगी, कारक का प्रतिफल घट रहा है तो ये बढ़ेंगी। अब देखेंगे औसत लागत वक्र U आकार की क्यों होती है। देखो औसत लागत वक्र U आकार की होती है, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आता है तो इसे अच्छे से देखना। इसका अभिप्राय यह हुआ कि वक्र पहले नीचे की ओर गिरती है, इसके पश्चात समान न्यूनतम बिंदु पर पहुंचती है, फिर ऊपर उठने लगती है। औसत लागत वक्र के U आकार होने की व्याख्या निम्नलिखित 3 प्रकार से की जाती है, मतलब जो इसके इफेक्ट है कि किस कारण से होती है ये U आकार की, तो ये देखते हैं। देखो सबसे पहले औसत बंदी लागत, औसत परिवर्तनशील लागत का आधार, यानी कि जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है
और दूसरा एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो ये परिवर्तनशील लागतों का क्या है, जोड़ है। उत्पादन में जैसे जैसे वृद्धि होती है औसत बंदी लागत घटती जाती है और औसत परिवर्तन लागत शुरू में कम आती है, इसलिए आरंभ में औसत लागत भी घटती है, इसके पश्चात या न्यूनतम बिंदु पर पहुंच जाती है और इसके बाद फिर क्या होती है, बढ़ना आरंभ हो जाती है। ठीक है, घटते बढ़ते अनुपात के नियम के आधार पर आरंभ में जब एक बंधे साधन के साथ परिवर्तनशील कारक का प्रयोग किया जाता है तो बंधे साधन का अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग होने लगता है। इसके फलस्वरूप औसत लागत कम होने लगती है। जब बंधे लागत की पूर्ण क्षमता का प्रयोग होने लगता है तो परिवर्तनशील साधनों का प्रयोग करने के फलस्वरूप उनके बंधे साधनों के प्रयोग का अनुपात कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप परिवर्तनशील साधनों का औसत उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन में वृद्धि की दर घटने लगती है, लागत बढ़ने लगती है और घटते प्रतिफल या बढ़ती लागत का नियम लागू होने लग जाता है, जिसके फलस्वरूप औसत लागत वक्र भी ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, इसके बाद है हमारी आंतरिक किफायतें, बचतों व हानियों का आधार। देखो, जब एक फर्म अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि करती है तो बंधे साधनों की अविभाज्यता यानी कि उनको विभाजित नहीं होने के कारण एक फर्म की कई प्रकार की किफ़ायतें प्राप्त होती है, जैसे तकनीकी किफ़ायतें हो गई, बिक्री संबंधी किफ़ायतें हो गई, या इनके फलस्वरूप औसत लागत कम होने लगती है। औसत लागत वक्र नीचे की ओर गिर जाती है, परंतु उत्पादन की एक सीमा के पश्चात फर्मों को आंतरिक प्रबंध के कारण कठिनाइयाँ व तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके फलस्वरूप औसत लागत बढ़ने लगती है और औसत लागत ऊपर की ओर उठने लगता है। यानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो औसत लागत वक्र है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र है AFC, वो यू आकार की होती है। सबसे पहले औसत बंदी लागत और औसत परिवर्तनीय लागत का आधार, घटते बढ़ते अनुपात के नियम का आधार, आंतरिक किफायतें, बचतों या हानियों का आधार के कारण ये यू आकार की होती है। ठीक है, इसके बाद है सीमांत लागत। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो अंतर आता है सीमांत लागत कहलाता है। जैसे देखिए MC एन टर्म्स बराबर TCN-1, या इसको बोल सकते हैं MC इक्वल में डेल्टा TC डेल्टा क्यू, यानी कि जो चेंजिंग टोटल कॉस्ट भाग करेंगे चेंजिंग क्वांटिटी से। ठीक है, यानी कि एक इकाई में वृद्धि करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है सीमांत लागत कहलाती है। ठीक है, इसको देखेंगे ऐसे। ठीक है, अल्पकाल में MC देखो, उत्पादन है 1 2 3 4 5 6 7 8, बंदी लागत दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, टोटल कॉस्ट दे दी। अब क्या करेंगे, पहली में से दूसरी घटाती चलेंगे तो ये हमारी क्या सीमांत लागत आ गई। 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, 28 में से 20 घटाएंगे तो 8, 6 4 4 6 8 16, ये सारी। ठीक है, इसको हम क्या कहें, मार्जिनल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। शुरू में ये थोड़ा सा ये परिवर्तन अनुपात के नियम के अनुसार MS वक्र यू आकार की होती है, गिरती हुई होती है। MC बढ़ने सीमांत उत्पाद के अनुरूप तब होती है जब कारक के वर्तमान प्रतिफल है। MC बढ़ती गिरते सीमांत उत्पाद के अनुरूप तब होती है जब कारक के घटते प्रतिफल का नियम है। ठीक है, तो MP और MC एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब देखेंगे दीर्घकालीन औसत सीमांत लागत वक्र, यानी कि अल्पकाल औसत और सीमांत लागत वक्रों की भांति दीर्घकालीन औसत व सीमांत लागत वक्र भी यू आकार की होती है। ठीक है, ये देख लीजिए, LMC होगी, LAC हो गया, ये सारी क्या है, पैमाने की किफ़ायत व हानि अनुरूप LAC और LMC यू आकार की होती है। ये क्यों होती है, क्योंकि इनके ऊपर भी वही नियम लागू होता है। ठीक है, अब देखेंगे इनके कारण देखेंगे। अल्पकाल व दीर्घकाल वक्र में भी अंतर पाए जाते हैं। दीर्घकाल लागत वक्र अल्पकाल लागत वक्र से अधिक चपटे होते हैं। ठीक है, दीर्घकाल के दौरान एक फर्म नई प्लांट लगा सकती है, उत्पादन को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदल सकती है, जबकि अल्पकाल में ऐसा करना संभव नहीं होता। दीर्घकाल वक्र भी यू आकार की इसलिए नहीं होती क्योंकि परिवर्तनशील का अनुपात नियम लागू हो रहा था, बल्कि अपितु पैमाने की किफ़ायती व हानियों के कारण का इनका आकार यू का हो जाता है। ठीक है, पैमाने की किफ़ायतों के कारण LAC गिरती है और पैमानों की हानियों के कारण ऊपर उठती है और वहाँ स्थिर हो जाती है, जहाँ पैमाने की किफ़ायतें और हानियाँ क्या हो जाती है, परस्पर दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है,
इसका पॉइंट है समय तत्व व लागत। देखो, विभिन्न समय तत्वों पर अति अल्प, अल्प, दीर्घकाल का किसी वस्तु के उत्पादन तथा उसकी लागतों पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। अति अल्पकाल, वेरी शॉर्ट पीरियड। अति अल्पकाल को बाजार काल भी कहा जाता है। यह समावधि इतनी कम होती है कि उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं होता। पूर्ति के स्थिर रहने के कारण पूर्ति पूर्णतः बेरोजगार होती है, इसलिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उत्पादन वस्तु की उत्पादन प्राप्त कर लागत प्राप्त कर पाता है या नहीं। ठीक है। अल्पकाल, अल्पकाल समय की अवधि वह है जिसमें पूर्ति को केवल वर्तमान उत्पादक क्षमता तक बढ़ाया जा सकता है। किसी फर्म को कम से कम परिवर्तन व अवश्य मिलनी चाहिए। ठीक है, मिलनी चाहिए। यानी कि अल्पकाल में फर्म कीमत के कम होने पर बंधी लागत का घाटा तो उठा सकती है, परंतु यदि कीमत इतनी कम हो जाती है कि परिवर्तनशील लागत का भी घाटा होने लगता है तो वह उत्पादन बंद कर देगी। इसके बाद हम देखेंगे एक डायग्राम। औसत बंधी लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, सीमांत लागत की गणना। देखो, हमें क्या दे दिया, पहले शुरू में दे दिया 1 2 3 4 5 6 उत्पादन दे दिया। उसके बाद हमें क्या दे दिया, टोटल कॉस्ट दे दिया 40, 10, 120, 30, ये। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या निकालनी है, बंधी लागत निकालनी है। ठीक है, तो बंधी लागत, जो हमारी बंधी लागत है वो कितनी है, ये कैसे देखेंगे कि बंधी लागत हमारी कितनी है। जब हमारा प्रोडक्शन 0 है तो हमारा कुल लागत 40 है, यानी कि हमारी बंधी लागत कितनी है, 40 है। तो 40 40 40 हमारी बंधी लागत है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे काम हो या ना हो, ये जो फिक्स कॉस्ट है ये तो आएंगी। तो हमारा जो उत्पादन यहाँ पे हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, हमारी जो कॉस्ट है वो 40 आ रही है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है, 40 है, और ये 40 40 40 रहेगी। इसके बाद औसत बंधी लागत, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि इन दोनों का जोड़ होता है कि टीसी क्या होता है, इसका फिक्स कॉस्ट का, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये क्या, औसत बंधी लागत इसमें से घटाएंगे, 40 में 40 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा इन्फिनिटी, फिर इसमें से घटाएंगे तो 40, फिर 20 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है, ये सारी समझ रहे हो ना कैसे आ रहा है ये। फिर उसके बाद देखेंगे परिवर्तनशील लागत, सॉरी औसत बंधी लागत कैसे आएगा। 40 दे रखा है औसत बंधी लागत के लिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक। औसत बंधी लागत के लिए जो इसका फॉर्मूला है वो क्या था कि जो औसत बंधी लागत है उसको कैसे निकालेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टीवीसी, जो हमारी टीवीसी आएगी उसको क्वांटिटी से भाग करेंगे। तो पहले देखो 60 आ गई, 80 आ गई, 90 आ गई, 110 आ गई, 150 आ गई। ठीक है, तो ये निकलेगा। और जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से भाग देंगे। तो हमारी औसत बंधी लागत 40 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे 40 आ गया, फिर 40 2 से करेंगे तो 20 आ गया, 3 से करेंगे 13.3 आ गया, 10 आ गया, ये 8 आ गया। इसी तरह के परिवर्तनशील कॉस्ट निकालेंगे। तो 100 में से 40 गए, 60 आ गए, फिर आ गए 80, 90, 110, 150। औसत निकालेंगे, इनको क्वांटिटी से भाग करेंगे, 1 से करेंगे 60, 2 से करेंगे तो 20, इस तरीके से आ जाएगा। और सीमांत लागत आपको पता है, उसमें से टोटल कॉस्ट में से घटाते चलेंगे। तो हमारी 100 में से 40 गए, 60, 120 में से 20, 10 10 ऐसे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए इसको।